हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे सीटीपी का, और 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व कर चुके थे 1 से लेकर 10 तक की, और कुछ क्वेश्चंस इस पे हैं तो उसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इसके प्रीवियस वाले सॉल्व कर रहे थे। डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे, ठीक है, और जो भी एक्सप्लेनेशन है उससे हम लोग आगे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब तो बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर की जितने भी उठाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो इस पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी कुछ नया ही सीखने को मिलेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर। और इनके अनुसार क्या है ये देख लेते हैं। डी ऑप्शन है, बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है, ठीक है, इन्होंने ये बताया है। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक, काफ़ी बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक कैसा आधार है, तो अद्वितीय जैविक आधार है। और इन्होंने बुद्धि का जो स्वरूप है एकांकी ना होकर बहुप्रक्रिय है, ठीक है। तो एक प्रकार की बुद्धि ना होकर बहुत प्रकार की बुद्धि है। उसमें कुल 7 तरह की बुद्धि बताते हुए इन्होंने कहा है क्या, ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र है, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, एवं प्रत्येक क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि इसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ना तो हमें पता है ना आपको पता है। बस आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस पे दिया गया है किसी शिक्षक के सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे को कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए, ठीक है। तो इस पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन, कैसा मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करना चाहिए, ठीक है। कोई भी बच्चा अगर कार्य कर रहा है तो उसके कार्य को देखें, तभी आप उसके मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। सीखने के मूल्यांकन में सीखने की प्रक्रिया को बच्चा कितना सीखा है, इससे हम बच्चों के सीखे हुए ज्ञान को बच्चों के अंदर सृजन किया गया ज्ञान को मापते हैं। इसमें शिक्षिका का कार्य होता है कि वह बच्चों के कार्यों का विश्लेषण करती है और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करती है, ठीक है। तो जब टीचर क्या होता है, टीचर खुद ही पहचान जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जब उसका टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने में क्या होगा, जो ऊपर जाएगा टॉप पे रहेगा वो अच्छे से पढ़ रहा है, जो नीचे रहेगा वो कम पढ़ रहा है, ठीक है। तो वो टेस्ट से खुद ही समझ में आ जाता है। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। तो क्या बताती है 360 रिपोर्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश, ठीक है। तो खुद का आकलन इस पे बताया गया है 360 रिपोर्ट में, याद रखिएगा। तो इसमें क्या दिया गया है, बहुआयामी रिपोर्ट स्वयं आकलन और समूह आकलन का समावेश प्रस्तावित करती है। समग्र प्रगति 360 डिग्री के साथ मूल्यांकन, सुधार और सीखने के परिणाम प्राप्त करने के लिए छात्रों की प्रगति को ट्रैक किया जाएगा। सेल्फ या फिर स्वयं आकलन वह है जो बच्चों की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों मतलब कि छात्रों की अपने प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देता है, छात्रों को उनके निर्णय कौशल विकसित करने में मदद करता है, जबकि पीयर और समूह आकलन छात्रों को एक दूसरे के प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति देता है, सुनने, विश्लेषण करने और समस्या समाधान के द्वारा एक दूसरे से सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है 14 नंबर में, इस पे दिया गया विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ठीक है। विभिन्न से भाषीय पृष्ठभूमि मतलब कि अलग अलग भाषा वाले जो बच्चे होते हैं
तो उनमें क्या करना चाहिए टीचर को? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल में आप लोग आर्मी वाले स्टूडेंट को ले सकते हैं। आर्मी वाले मतलब कि जो बच्चे होते हैं, उनके जो बच्चे हैं तो अलग अलग भाषा में कभी कभी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ट्रांसफ़र में क्या होता है, केबी में आप डाल दिया। अब जैसे कि मान लीजिए सपोज कि उत्तर प्रदेश का कोई आर्मी वाला है, उसका बच्चा अगर भेज दिया जाए, मतलब कि अगर उसकी पोस्टिंग हो जाए जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ की भाषा थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर हो गया, ईस्ट साइड हो गया या साउथ साइड में हो गया, तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इनमें क्या है, बच्चों को साथ साथ शिक्षिका मतलब जो शिक्षक होगा उसको भी इसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, संस्कृति पैदा करना जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। फिर इसके बाद इस पर दिया गया है विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने में प्रोत्साहित किया जाए। कक्षा में विभिन्न संस्कृति के बालक रहते हैं, सबकी भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि विभिन्न होते हैं। इसीलिए शिक्षिका को चाहिए कि कक्षा में सभी बच्चों को संस्कृति का सम्मान करने की भावना का विकास करें। ऐसा करने से बालक अपने बच्चों को अपने ही भाषा व संस्कृति में अभिव्यक्त करेगा, क्योंकि बालक को महसूस हो जाएगा कि उसकी भाषा व संस्कृति अच्छी है, तभी बालक अपने विचारों को लोगों के सामने खोलकर प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। ठीक है, तो इस पे दिया गया है, एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके बढ़ावा देगी। शिक्षिका जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए गैर रूढ़िवादिता लिंग भूमिका का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो क्या हो जाएगा, गैर रूढ़िवादिता लिंग, याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, और इस पे दिया गया, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इस पे दिया गया बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। ठीक है, तो अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की क्या चीज़, भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए, क्योंकि जो बालक पहली बार स्कूल जा रहा है वह अपनी ही संस्कृति व सभ्यता को लेकर स्कूल आएगा। जो शिक्षिका का कर्तव्य है कि वह बालक के संस्कृति का सम्मान करे, उसके बाद वह अपने स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित कराएंगे, तब बालक सक्रिय रूप से रुचि लेकर सुनेगा और समझेगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे छोटे बच्चे, क्योंकि हम लोग भी सब इसी से ही गुजरे हैं। ठीक है, तो घर का माहौल अलग रहता है, स्कूल का माहौल अलग रहता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, कथन दिया गया है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। ठीक है, तर्क दिया गया है, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधिक, श्रवण रूप से बाधित हैं या जिन्हें विकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। और इस पे दिया गया कथन देख लेते हैं, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। इसमें बालक एक दूसरे की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, वेशभूषा से परिचित होते हैं, क्योंकि सभी जगह की अपनी अलग अलग संस्कृति रहती है। ठीक है, ये तो पता ही है, इंडिया में काफ़ी हैं।
और फिर तर्क इस पे दिया गया, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित हैं, या उन्हें या जिन्हें विकार है कि यह कथन गलत है, क्योंकि समावेशन से शिक्षा में सभी प्रकार के बालक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो समावेशन शिक्षा में क्या है, सभी प्रकार के बालक अध्ययन करते हैं। समावेशन में केवल से दृष्टिबाधित और श्रवण से बालक मतलब जो बाधित जो बालक हैं वह नहीं, बल्कि अस्थि बाधित बालक जैसे होते हैं, मूक बाधित बालक हो गए, मानसिक मंदता बालक हो गया, तो सभी प्रकार के बालक के लिए ये है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा और वो सही। फिर इसके बाद 18 नंबर में दिया गया है, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टि बाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसको कल्पना करने का अवसर मिले। ठीक है, तो कैसा पूछा गया, दृष्टि बाधित है ये, तो क्योंकि देख नहीं सकता तो क्या हम लोग कैसे करेंगे, बोल के ही करेंगे। तो इस पे दिया गया है, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टि बाधित है उसके लिए मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले, यही शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए। दृष्टिबाधित बालक के आशय ऐसे बच्चों से है जिनके नेत्र पूरी तरह या आंशिक रूप से खराब हो गए हैं, इसीलिए ऐसे बालक के सामने मौखिक रूप से बोलते हुए संकेत देना चाहिए, जिससे बालक शिक्षिका द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर, समझकर व कल्पना कर सके। दृष्टिबाधित बालकों को सीखने पढ़ने के लिए देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन लिपि, और मेरे ख्याल से ये भूलेंगे भी नहीं कोई, बहुत बार रिपीट हो चुका, बचपन से ही रिपीट हो रही है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना। और इस पे दिया गया है, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम से विकार है, सीखने में दिक्कत है, सीखने के लिए विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना कक्षा संस्कृति के लिए उपयुक्त है। कक्षा में विविध प्रकार के बच्चे रहते हैं और सभी बच्चों में कोई ना कोई अधिगम विकार होता ही है, इसीलिए सीखने के विविध शिक्षा पद्धतियों को कक्षा में संस्कृति के लिए उपयुक्त है। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और इस पे दिया गया है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो कैसे की जा सकती है, पॉइंट दिए गए हैं, तो इन सब पॉइंटों को देख लेंगे, बट हम लोग डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे क्योंकि कम टाइम रहा है, अब तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर इस पे क्या दिया गया, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, मौखिक विचार या सोच द्वारा और समाधानों की क्षमता की जा सकती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जो बुद्धि लब्धि है 130 से अधिक होती है। ऐसे विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में आनंदित होते हैं, उनके मस्तिष्क में नए नए विचार आते हैं और वे क्या है, एक ही कार्य को कई तरीके से करते हैं। ऐसे बालकों को अपशाली चिंतन से वाले श्रेणी में रखा जाता है। प्रतिभाशाली बालक को कार्य करने के लिए किसी बाहरी अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वह खुद आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। ठीक है, तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिल गया तो और भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, जिससे कि देखिए एक्सप्लेनेशन से आपको मिलने से 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जा रही है और प्लस क्वेश्चन अगर बाहरी कुछ घुमा फिरा के पूछेगा तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका ये आंसर हो सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी सेट में आ सकता है, कोई बता के तो आएगा नहीं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन से पता होने चाहिए, बाकी फिर एग्ज़ाम जब आप लोग देंगे उस पर ही डिपेंड है उस टाइम कैसा माहौल रहता है। ठीक है, माइंड का। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।